देखो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, बात कर रहे हैं नए चैप्टर की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों में चैप्टर है, तो हम फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिलाकर के कवर करेंगे, है ना। फिजिक्स वाले सर से मैंने बात कर ली है, तो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। असाइनमेंट्स केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, फिजिक्स में भी मिलेंगे, दोनों में मिलेंगे। दोनों के असाइनमेंट्स लगाने हैं आपको। जैसे आपको मॉडर्न फिजिक्स का असाइनमेंट था, वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया, है ना। तो उसको भी लगाओ, फिजिक्स के भी लगाओ, केमिस्ट्री के भी लगाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको आप केटीजी बोलते हो शॉर्ट में, एंड थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखो बच्चों, ये आपका चैप्टर है ना। अब केटीजी में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्लास 11th में आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो डिलीट हो गया। नहीं, फिजिक्स में तो वहां वो पार्ट है, तो मैं उस पार्ट को कराते हुए चलेंगे, है ना। और देखो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले बात करेंगे किसके बारे में, आइडियल गैस के बारे में, है ना, आइडियल गैसेस के बारे में। देखो सुनो और समझो क्या होती हैं आइडियल गैसेस, ठीक है। आइडियल गैसेस वो गैस होती हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करें, है ना। तो अगर हम आइडियल गैस को डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, गैसेस which follows ideal gas equation, जो फॉलो कर रही है किसको, आइडियल गैस इक्वेशन को, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। तो PV इक्वल्स टू nRT इज आइडियल गैस इक्वेशन। बोलो पता चला। अब आइडियल गैस कहां से ड्राइव हुई, आइडियल गैस इक्वेशन कहां से ड्राइव हुई। पहले तो ये समझो कि आइडियल गैस क्या है। आइडियल गैस वो गैसेस होती हैं, अभी मैं लिखवाऊंगा आइडियल गैस के कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा कि कौन सी गैसेस है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होते हैं, रिजिड होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। ये सारी चीजें बताऊंगा अभी आपको, वैसे तो बताई थी, ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी आइडियल गैस इक्वेशन पे आते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन आई कहां से, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आइडियल, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से ड्राइव हुआ, देखना यहां पे लाइट आ रही है, यहां देखो नहीं आ रही ना, चलो। तो आइडियल गैस इक्वेशन कहां से ड्राइव हुई, आइडियल गैस इक्वेशन कुछ लॉस से ड्राइव हुई। कौन कौन से लॉस थे, देखो सबसे पहले बॉयल्स लॉ, क्या आपने लॉस पढ़े, बॉयल्स लॉ मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। सेकंड क्या आपने पढ़ा है, चार्ल्स लॉ। थर्ड गैलुसेक लॉ, है ना। एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट एवोगैड्रोस लॉ। इन चार लॉ से क्या हुआ, आपकी आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव हुई है, समझ रहे हो, है ना। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम चीजों की, है ना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या याद रखना है, याद रखने की चीज क्या है वो सुनो। याद रखने की चीज है कि जब भी मैं बात करूंगा बॉयल्स लॉ की, तो मुझे याद आएगी क्या है, ये बाल्टी। तो जब भी मैं बॉयल्स लॉ की बात करूंगा तो मुझे क्या आएगी, याद आएगी बाल्टी, बॉयल्स बाल्टी। टी मतलब टेम्परेचर, जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमेशा याद रखना बॉयल्स लॉ में कौन कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सेकंड आया चार्ल्स लॉ, क्या सुना है, प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स मतलब भैया राजकुमार है, राजा भी बनेगा। अगर राजा बनेगा तो प्रजा को कंट्रोल में कैसे रखेगा, उस पर प्रेशर बनाए रखेगा ना हमेशा,
प्रजा पे अगर प्रेशर नहीं बनाएगा तो प्रजा क्या करेगी, महाराज के महल में चढ़ जाएगी, छत पे नाचने लगेगी, खड़ी हो जाएगी, लुंगी डांस, समझ रहे हो, है ना। तो प्रिंस चार्ल्स क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, नहीं तो जनता सिर पे चढ़ के नाचेगी, तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थर्ड वन, गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ बोलता है कि भैया पहले तो पता पड़ गया, तो इसमें तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। और एवोगैड्रो लॉ जो है इस पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात होती है, तो इसको क्या याद रखेंगे, एवोगैड्रो लॉ में हम कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, किसकी बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात करते हैं। बोलो क्या यहां तक बातें समझ आई, चलो शाबाश। तो देखो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इसके अंदर बॉयल्स लॉ, सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं इसके अंदर बॉयल्स लॉ। फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ, कौन कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या बोलता है बॉयल्स लॉ, देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना प्रेशर ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना ही क्या होगा बच्चों, कम होगा। किसने बोला, बॉयल्स लॉ ने। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बोल सकता हूं। देखो अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, हाँ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया के, और वॉल्यूम इज वी। बोलो दिख रहा है। अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिखता हूं P इंटू वी इक्वल्स टू के, और व्हाट इज के इज कांस्टेंट, तो मैं ऐसे लिख दूं PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना। और अगर मैं बोलूं फॉर टू गैसेस, दो गैसेस के लिए, तो P1 V1 इक्वल हो जाएगा किसके, P2 V2 के। इसका मतलब जब भी आपसे कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो तो आप तुरंत समझ जाओ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तुरंत दिमाग में दौड़ के आना चाहिए, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, क्या आपको वॉल्यूम कन्वर्जन आती है, प्रेशर कन्वर्जन आती है, सिखाई है ना मैंने, प्रेशर कन्वर्जन सिखाई है ना। वॉल्यूम में बताया था ना, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, बताया था ना। हाँ, ये याद होनी चाहिए। बोलो यहां तक क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक ग्राफ नंबर फर्स्ट यानी एक मैं ग्राफ बनाऊं प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पढ़ाया ना मैंने, जब भी इनवर्स के ग्राफ होता है ऐसे ही होता है ना। तो ये कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पता चला। चलो बताओ, मैं एक ग्राफ और बना रहा हूं प्रेशर और 1/वॉल्यूम का, बोलो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। समझ पा रहे हो बच्चों, पक्का। एक बार इतना नोट करो, उसके बाद 2-3 ग्राफ और कराता हूं, वो ग्राफ आप लोग करोगे है ना, पहले इसको नोट करो, ठीक है, करो जरा नोट। चलो देखो ये वाला तो आपने नोट कर ही लिया है ना। तो यहां पे मैं 3 ग्राफ बता रहा हूं, आप लोग उसको नोट करके ये तीनों ग्राफ बनाओ जरा, और मुझे बताओ कैसे ग्राफ बनेंगे, है ना। फर्स्ट 2 ग्राफ बना दिए हमने, सी ग्राफ है बच्चों अपना, आपको बनाना है, आपने बनाया
आप बनाओ v और 1/p का ग्राफ। देखना लाइट आ रही है, ज्यादा आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट आप ग्राफ बनाओ डी ग्राफ है आपका बेटा pv और 1/v² का ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ बनाओ आप डी के बाद ई, आप बनाओ pv और v का ग्राफ, है ना। और f लास्ट आप बनाओ log p और log v का ग्राफ, log p और log v का ग्राफ, ठीक है। ये 4 ग्राफ आपको बनाने, 2 मैंने बना दिए, है ना। हो जाओ शुरू। चलो तो मैं बनाता हूं, है ना। देखो ध्यान से देखना, v और 1/p, अगर v और 1/p करें तो इन दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो क्या होगा, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। v और 1/p क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा अगेन स्ट्रेट लाइन, देखो इसी तरह बनेगा ना। दूसरा ग्राफ देखो डी pv और 1/v², ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, अगर मैं इस पूरे को v से डिवाइड कर दूं तो p/v इक्वल्स टू 1/v², यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या pv 1/v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। पता चला। अगला बताऊं pv और v, देखो pv इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। अब pv इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कितना भी बढ़ता रहे, ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। बोलो पता पड़ा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ log p और log v, ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो आपने भी क्या पढ़ा, pv इक्वल्स टू कांस्टेंट के, अब आप log ले लो, log ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, p इक्वल्स टू k/v, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो देखो log p इक्वल्स टू log k/v, दिख रहा है। अब log p इक्वल्स टू log a/b इज log a माइनस log v। बोलो बन गया। अब ये वाला कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, ये वाला कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस, एंड दिस इज द इंटरसेप्ट। अच्छा स्लोप कैसा है, नेगेटिव, माइनस में है ना, तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, है ना। y इक्वल्स टू mx प्लस c, पता चल रहा है, पक्का पता चल रहा है। मिटा के बताऊं, दोबारा बताऊं, दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं। कौन सी आफत आ रही है, देखो इसको मिटाते हैं, यहां बताता हूं। देखो आपने क्या पढ़ा, p इक्वल्स टू k/v, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या किया, log ले लिया। तो log p इक्वल्स टू log k/v, और log p इक्वल्स टू log a/b क्या होता है, log a माइनस log v। अब देखो y एक्सिस पे क्या है, log p, तो y x एक्सिस पे क्या है, log v। x के साथ हमेशा कौन होता है, स्लोप, याद है। तो स्लोप इज m, जो कितना है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन कैसा है स्लोप, नेगेटिव। और ये क्या है, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। और इंटरसेप्ट हमेशा कौन से एक्सिस पे होता है, y एक्सिस। तो दिस इज द इंटरसेप्ट, ये वाला जो पार्ट है इंटरसेप्ट, ये क्या है, log k इज इंटरसेप्ट। और ग्राफ स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो कैसे बनेगा, ऐसे। इंटरसेप्ट ऊपर क्यों बना, क्योंकि पॉजिटिव था। बोलो आसान है, देखो कर पाओगे। तो एक बार इसको बनाओ, देन फिर चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं, फिर गैलुसैक लॉ पढ़ेंगे, उनके ग्राफ पढ़ेंगे दोनों के, एवोगैड्रो लॉ, फिर आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे, उसकी डेंसिटी की फॉर्म देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत छोटे से है ना। चलो फटाफट नोट। चलो एक ग्राफ और देख लेते हैं, और उसके बाद उस ग्राफ को देखने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ पे, है ना। एक ग्राफ रह गया बच्चों अभी, है ना, ग्राफ नंबर जी, ग्राफ नंबर एफ के बाद जी। देखो आपको बोला है
कि एक जगह आपको प्रेशर दिया है और दूसरी जगह आपको वॉल्यूम दिया है, तो पीवी का ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी एक ग्राफ बना ऐसे, दूसरा ग्राफ बना ऐसे और तीसरा ग्राफ बना ऐसे। ये वाला ग्राफ बन रहा है T1 टेम्परेचर पे, ये वाला बन रहा है T2 और ये बन रहा है T3। यानी तीनों अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर है, तीनों टेम्परेचर पे तीन अलग अलग तरह के ग्राफ बन रहे हैं। तो आपको बोला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। मतलब कौन ज्यादा टेम्परेचर होगा, कौन कम टेम्परेचर होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप क्या करो, किसी एक को कांस्टेंट कर लो। बोलो प्रेशर को कांस्टेंट करूं या वॉल्यूम? बोलो वॉल्यूम करूं? चलो वॉल्यूम कर लेते हैं। लो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये लो, वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट। ऐसे तो कांस्टेंट करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना, देखो फिक्स हो गया। अब वॉल्यूम फिक्स हो गया तो देखो यहां पर ये है P1 क्योंकि वो T1 था, ये है P2 क्योंकि वो T2 था और ये है P3 क्योंकि वो T3 था। अब एक बात बताओ, P1, P2, P3 में कौन सा प्रेशर ज्यादा है? P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 एंड प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। ये गैलू-सैगलॉ ने बोला, अभी देखेंगे। तो अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो जो प्रेशर ज्यादा होगा टेम्परेचर भी उसी का ज्यादा होगा। दैट मीन्स T1 ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बच्चे ये रिलेशन नहीं बता पा रहे थे। बोलो बता दोगे? आसान है, इसको बनाओ और मैं स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ, है ना। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेकंड लॉ। फर्स्ट बॉयल्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा चार्ल्स लॉ। उसको बना लो आप लोग जब तक, है ना। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? सेकंड हमारा चार्ल्स लॉ। सेकंड इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में प्रिंस चार्ल्स क्या कांस्टेंट? प्रेशर। तो प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। क्या ये बात अपने को याद रहेगी? ये कौन कांस्टेंट रहता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। बोलो क्लियर है? अब एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली proportional to temperature, directly proportional to temperature। चार्ल्स लॉ ने क्या बोला? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। दैट मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आ गया? KT। बोलो पता चल रहा है क्या? देखना यहां पे लाइट आ रही है, यहां आ रही है। क्या मैं लिखूं P अपॉन T तो क्या वो किसके इक्वल हो जाएगा? K के। एंड व्हाट इज K? कांस्टेंट। तो P अपॉन T क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और फॉर टू गैसेस, दो गैसेस के लिए P1 अपॉन T1 इक्वल होगा किसके बेटा? P2 अपॉन T2 के। क्या ये बात अपने को याद रहेगी? आसान है, याद रख सकते हैं। यही है जो फॉर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, है ना। आओ अब बात करते हैं किसके बारे में? ग्राफ के बारे में। ठीक है। अच्छा एक चीज सुनो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल ग्राफ। यानी बॉयल्स लॉ के जितने भी ग्राफ थे वो कैसे ग्राफ थे? आइसोथर्मल ग्राफ थे। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप बोलोगे आइसोबारिक ग्राफ। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप बोलोगे आइसोकोरिक ग्राफ। ठीक है, पता चल रहा है?
तो ये प्रोसेस आगे हम थर्मो में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, मैंने मुझे बस बताना था। चलो अब देखो कुछ ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात यहां करते हैं, यहां से स्टार्ट कर देता हूं। पहला ग्राफ मैं बना रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर था ना भाई, क्या करवा दिया तुमने? हाँ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट था ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मैंने प्रेशर कर दिया, तो V अपॉन टी इज कांस्टेंट, और यहां पर V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 होगा, है ना? पता चल रहा है? हमने प्रेशर कांस्टेंट बोल के प्रेशर ही रख दिया, और देखो किसी ने ध्यान नहीं दिया, है ना? है अच्छा, चलो शाबाश, तो अब ध्यान रहेगा। अब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं किसका? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। देखो टेम्परेचर मैंने रखा है केल्विन में, तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ग्राफ कैसा बना? स्ट्रेट लाइन। बोलो है आसान? सेकंड ग्राफ हम बना रहे हैं बच्चों वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, लेकिन अब की बार टेम्परेचर मैंने रखा है डिग्री सेल्सियस में। तो देखो जब केल्विन में था तो ये क्या था? 0 केल्विन, लेकिन अब डिग्री सेल्सियस में तो ये क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन? 273 केल्विन। आज ही पढ़ा है ना फिजिक्स में, हाँ सुन रहा था मैं। तो अब इसका मतलब ये 273 केल्विन है, तो 0 केल्विन तो लगभग यहां पे होगा, 0 केल्विन तो लगभग पीछे होगा ना। और ग्राफ कैसा बनेगा? देखो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? थोड़ा सा और इसको स्ट्रेट बना दूं क्या? थोड़ा सा और इसको स्ट्रेट बना दें, ठीक है? तो कैसा बना? इस तरह से, यानी यहां से दिस इज द एंगल थीटा। बोलो पता चला? तो याद रखना डिग्री सेल्सियस और केल्विन टेम्परेचर अगर अलग अलग है तो ग्राफ भी अलग अलग हो जाएंगे। ये मत सोचना कि टेम्परेचर वॉल्यूम का ऐसी ग्राफ बनेगा, अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। कुछ ग्राफ आपको दूं, चलो कुछ ग्राफ आपको देता हूं मैं, है ना? दो वे ग्राफ नंबर थर्ड ग्राफ है बच्चों आपके लिए टी का और V अपॉन टी का, ठीक है? फोर्थ ग्राफ है आप लोगों के लिए V और 1 अपॉन टी, V और 1 अपॉन टी का ग्राफ, ठीक है? फिफ्थ ग्राफ है बच्चों आपके लिए log V और log t का ग्राफ, है ना? log V और log t का ग्राफ, ठीक है? और नेक्स्ट ग्राफ है आपका चलो ठीक है 5 ही बहुत है, पहले 5 बनाओ, है ना? चलो देखो मैं बताता हूं, देखो पहला बन गया सबका। देखो V अपॉन टी क्या है? कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कांस्टेंट ही बनेगा, दिख रहा है? V और 1 अपॉन टी का ग्राफ, V और 1 अपॉन टी का ग्राफ, देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दिख रहा है? अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T। क्या ये और ये सेम है? दोनों सेम है ना? ये T ऊपर ही तो चला जाएगा, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? तो V और 1 अपॉन T क्या है आपस में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पता चला? अरे T को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन T लिख सकते हैं। हाँ तो तुम्हें 1 अपॉन T में तो लिख रहा हूँ, ये T तो सिंपल T है, हमें तो 1 अपॉन T के रिस्पेक्ट में लिखना है ना, तो हमने ऐसे करके लिख लिया। लिखने का तरीका है हमारा, कैसे भी लिखो बस 1 अपॉन T लेके आना है। दोनों चीज सेम ही तो है, T और 1 अपॉन T सेम ही तो है, T रेसिप्रोकेट हो जाएगा, और क्या बना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ log V और log T, देखो log V आपने पढ़ाया अभी V इक्वल्स टू KT, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log V इक्वल्स टू log KT, तो log V इक्वल्स टू हाँ log A इंटू V इज
log k प्लस log t। अब देखो ये कौन से एक्सिस पे, log v, y एक्सिस पे, log t x एक्सिस पे। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट इज c, वो भी पॉजिटिव है। यानी ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पे कहीं पे होगा इंटरसेप्ट जो क्या होगा log k, और स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा दिख रहा है। आसान है। एक क्वेश्चन और दूं, ये वाला तो कर लिया आपने, है ना। एक ग्राफ और देता हूं, वहां पे आप मुझे प्रेशर की रिलेशन बताना है ना। ठीक है, देखो ये तो आपने नोट कर ही लिया है। तो आपका नेक्स्ट ग्राफ है बच्चों, ग्राफ नंबर 6। ग्राफ नंबर 6, देखो 6th ग्राफ आपका क्या है, आपको फिर से वॉल्यूम और टेम्परेचर केल्विन में और वॉल्यूम v का ग्राफ दिया है। और पीवी वी और टी का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तीनों अलग अलग प्रेशर पे है, ये P1 पे, ये P2 पे और ये P3 पे। आपको बताना रिलेशन बिटवीन P1, P2 एंड P3। प्रेशर इज कांस्टेंट, तो क्या रिलेशन होगी, तो किसी एक को कांस्टेंट करो, बोलो वॉल्यूम को कांस्टेंट करूं या टेम्परेचर, बोलो किसको करूं, वॉल्यूम को कर दूं। ये लो कर दिया वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो देखो ये वाला टेम्परेचर क्या है T1, ये वाला टेम्परेचर क्या है T2, और ये वाला टेम्परेचर क्या है T3। तो बोलो क्या T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। और आपको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, गैलुसेक लॉ में देखेंगे। तो प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इसका मतलब P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। बोलो पता चल रहा है, अरे बोलो भाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको आने चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग गैलुसेक। देखो जिसको चाहे आप उसको कांस्टेंट करो, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करते तो V1 ज्यादा होता, फिर V2, और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। ठीक है, तो वो तो आपके ऊपर है, बस आपको ग्राफ समझने आनी चाहिए। ये कर लिया था ना बच्चों, नहीं मैंने मिटा दिया हो, कर लिया था, चलो है ना, बता दिया करो भाई, मुझे लगा नहीं किया, है ना, बता दिया करो, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसके बारे में, थर्ड है हमारा गैलुसेक लॉ। थर्ड इज गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट है तो दैट मींस गैलुसेक लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। दैट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या KT, है ना। इसका मतलब P अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि K तो कांस्टेंट है। तो फॉर टू गैसेस P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू अपॉन T2। अब आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज बताई जाएगी कि क्या कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करोगे। समझ आ रहा है ना। और अभी जब आइडियल केस इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना, तो उसके बाद इन्हें भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला को वहीं से डायरेक्ट आपके फॉर्मूले बन जाएंगे, है ना। अब देखो अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, मेरा पहला ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर का केल्विन में, और मेरा दूसरा ग्राफ अगेन प्रेशर और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस में, क्या आप बना सकते हो खुद से। प्रेशर
और केल्विन, देखो दिस इज 0 केल्विन, और ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ये डिग्री सेल्सियस में है, यानी यहाँ पे 273 केल्विन होगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो जरा मुझे बताओ 0 केल्विन कहाँ होगा? कहीं पीछे। तो मान लो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 केल्विन, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा दिख रहा है, यानी ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा। बोलो बता पाओगे? तो फटाफट नोट करो, फिर इसके भी 2-3 ग्राफ और पढ़ते हैं, 3-4 ग्राफ, एंड देन फिर आइडियल गैस, एवोगैड्रो लॉ, एंड देन आइडियल गैस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। बनाओ जरा। चलो देखो कुछ ग्राफ्स मैं आपको और दे रहा हूं, उनको आप लोग बनाओ। देखो मेरा पहला ग्राफ है बच्चों, मतलब थर्ड ग्राफ है मेरा, P अपॉन टी और T का, है ना, ग्राफ नंबर थर्ड, P अपॉन टी और T का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 है आपका PT और T स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ नंबर 5 log P और log T का ग्राफ। ग्राफ नंबर 6 मुझे चेक करने दो जरा। ग्राफ नंबर 6, ग्राफ नंबर 6 इज अगेन PT ग्राफ, जिसमें आपको 3 कर्व दिए हुए, V1, V2 और V3, और आपको बताना रिलेशन बिटवीन V1, V2 एंड V3 की रिलेशन बतानी है ना। हो जाओ शुरू। चलो देखो सबसे पहले ग्राफ में, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, PV, वो सॉरी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जरा देखो P अपॉन T क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर P अपॉन T कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाओ या प्रेशर, ग्राफ तो हमेशा क्या बनेगा? कांस्टेंट ही बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं? सेकंड ये वाला PT और T स्क्वायर, आपने क्या बोला अभी? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इस पूरे से आप T की मल्टीप्लाई कर दो, तो PT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। T से भी T की मल्टीप्लाई करो, T से मल्टीप्लाई करो, तो PT इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, यानी दोनों क्या एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, है ना। नेक्स्ट log P और log T, तो आपको पता है P इक्वल्स टू प्रेशर इक्वल्स टू KT, तो log P इक्वल्स टू log KT, और log P इक्वल्स टू log K प्लस log T, और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये इंटरसेप्ट, और यहां पर स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, यानी मानो यहां पे कहीं ये इंटरसेप्ट है ना, जो क्या है log K, और स्लोप भी पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। बोलो बन गया। यहां पे भी आप चाहो इसको ऐसे बना लेना, ठीक है, बना। नेक्स्ट प्रेशर वॉल्यूम की रिलेशन बतानी है। अगर वॉल्यूम की रिलेशन बतानी है तो किसी एक को कांस्टेंट करो। बोलो किसको करूं? जिसको तुम कहोगे उसको कर दूंगा। बोलो प्रेशर को करूं? चलो प्रेशर को कर देते हैं। देखो हमने कांस्टेंट किया प्रेशर को, ये लो प्रेशर कर दिया कांस्टेंट, कर दिया कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो ये वाला वॉल्यूम, तो ये T3, ये वॉल्यूम तो ये T2, और ये वाला वॉल्यूम है यहाँ पे तो ये T1। बोलो क्या T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1? और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। बोलो बता पाओगे? आसान है, कर लेंगे। कोई डाउट? बोल दो। नहीं है? चलो आगे बढ़े। देखो यहीं पे अब हम बात कर रहे हैं, ये तो आपने नोट कर चुका है ना। तो यहीं पे अपन लोग बात कर रहे हैं फोर्थ लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? फोर्थ लॉ के बारे में।
तो बच्चों फोर्थ लॉ है अपना एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, देखो एवोगैड्रो लॉ क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स ऑफ गैस की। बस इतना ही बोलते हैं। तो एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली proportional to number of moles of gas, है ना? ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम है यानी आपके पास दो कंटेनर है, देखो दो कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, दूसरा भी कंटेनर है इसमें भी गैस भरी हुई है ना? तो आपके पास दो कंटेनर है, कंटेनर ए और कंटेनर बी। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है ना तो दोनों के मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल है वॉल्यूम ऑफ बी के तो मोल्स ऑफ ए भी किसके इक्वल होंगे? मोल्स ऑफ बी के। और अगर दोनों गैसों के मोल सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। व्हाट इज कैपिटल एन? कैपिटल एन इज मॉलिक्यूल्स और स्मॉल एन क्या है बेटा? मोल्स। और वी क्या है? वॉल्यूम, है ना? इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब एक कॉमन सी बात बताओ, अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल सेम है, मोल सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। क्या मॉलिक्यूल सेम है तो एटम सेम होंगे? जरूरी नहीं है, क्योंकि एटम जब सेम होंगे जब दोनों की दोनों गैसें के अंदर सेम एटम हो। जैसे ये O2 है और ये N2 है, तो दोनों में एक मॉलिक्यूल में दो दो एटम है ना, तो एटम सेम होंगे। अगर मैंने बोला ये ओजोन गैस है तो इसके एटम ज्यादा हो गए ना, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर तीन एटम आ गए, जबकि यहाँ तो दो है। तो नंबर ऑफ एटम्स मे और मे नॉट बी सेम, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स आर सेम इफ द वॉल्यूम इज सेम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड, और यही है आपका एवोगैड्रो लॉ। तो ये चारों लॉ होते हैं आपके समा, इसका कोई ग्राफ नहीं है, बनाना चाहो तो लॉ बना लो। ये रहा वॉल्यूम, ये रहा नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल भी बढ़ेंगे। बस तो नोट करो, देन फिर अपन पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। करो जरा नोट।